हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। तो पिछली बार के सेशन में हमने इवोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज हम उसी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहले सेशन में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने वेरी शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंचे थे। तो आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू वी कंप्यूट द एज ऑफ अ लिविंग ट्री। तो एक ट्री है हमारे पास, लिविंग ट्रीज जो हमारे आसपास होती हैं, तो उनकी एजेस हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं या हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर ये ट्री है तो इसकी एज कितनी होगी। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंक्रीमेंट बोरर। तो इंक्रीमेंट बोरर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करके हम मेजर कर सकते हैं द एज ऑफ अ लिविंग ट्री। ठीक है, तो जो ये इंक्रीमेंट बोरर होता है उसको हमें क्या करना रहता है, उसको हमें पुश करना रहता है इनटू द बार्क अंटिल इट रीचेस द वुड ऑफ द ट्री। ठीक है, तो आप इसको लेंगे और उसको पुश करेंगे बार्क के अंदर जब तक वो वुड तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद जो एक्सट्रैक्टर है उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड बोरर इज टर्न्ड एंड द एक्सट्रैक्टर इज जेंटली पुल्ड आउट। ठीक है, तो जो बोरर था उसके अंदर एक्सट्रैक्टर हमने इंसर्ट किया, फिर बोरर को टर्न किया और एक्सट्रैक्टर को बाहर निकाला। ठीक है, और जो सैंपल है उसका उसका एज हमें कैसे पता चलेगा, बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स। तो जो एनुअल रिंग्स हैं उनको काउंट करके हमें जो एज ऑफ द ट्री है वो पता चल जाएगी। तो देखा आपने कि हमने इस बोरर को इंसर्ट किया, फिर बोरर के अंदर हमने एक्सट्रैक्टर को डाला और एक्सट्रैक्टर को टर्न करके बाहर निकाला, तो हमें सैंपल मिल गया। अब सैंपल तो हमें मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिंग्स है एनुअल रिंग्स को काउंट करेंगे और उनको काउंट करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा काउंटिंग द एनुअल रिंग्स, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, एज ऑफ द ट्री हो जाएगा। तो ये है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो कि इंक्रीमेंट बोरर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हैंडल दिख रहा है, देन आपको ऑजर या बोरर दिख रहा है और एक्सट्रैक्टर ट्रे। तो पहले हम बोरर को इंसर्ट करेंगे, फिर उसके अंदर एक्सट्रैक्टर डालेंगे, फिर हमारा सैंपल जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे ट्री के अंदर से, और जो जितनी नंबर ऑफ रिंग्स हैं एनुअल रिंग्स उनको काउंट करेंगे, और वो ही हो जाएगा हमारा एज ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ऐसे हम मेजर कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं द एज ऑफ अ लिविंग ट्री। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द फीचर्स टुवर्ड्स विच दे आर कन्वर्जिंग। तो हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल देना है और फीचर्स भी बताने हैं कि किन फीचर्स के टुवर्ड्स दे आर कन्वर्जिंग। ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सबसे पहले क्या है। So, convergent evolution is the type of evolution where organisms present in the same environment have evolved, causing their structurally different body parts to have the same type of functions. ठीक है, तो आप भी सोचिए, कन्वर्जेंट मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। तो अगर एक साथ आ रहे हैं तो किसी जगह पे आ रहे होंगे, और वो जगह में हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो सबके लिए सेम रहेगा। अब इन्वायरमेंट सबके लिए सेम है एक जगह पे, तो उनका कुछ भी स्ट्रक्चर हो उनके पास, अब वो अगर डिफरेंट भी है तो उनको इवॉल्व करना पड़ेगा कि वो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो रह तो रहे हैं इन द सेम इन्वायरमेंट। तो हमें इन्वायरमेंट के बारे में देखना है कि अगर सेम इन्वायरमेंट है तो हमारे पास अगर स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है तो भी उनका फंक्शन जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि सबकी इन्वायरमेंट सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आप सी ए से याद रख सकते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सी ए या फिर ए सी की एनालोगस ऑर्गन्स होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, तो उल्टा हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन्स इन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है,
तो एनालॉगस ऑर्गन्स यानी कि दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं कि विंग्स है जो बैट का विंग्स, बटरफ्लाई का विंग, ईगल का विंग, सबका अलग अलग विंग है, पर अल्टीमेटली सबका फंक्शन क्या है? सबका फंक्शन तो फ्लाइंग ही है। ठीक है। द विंग्स ऑफ ईगल्स, बैट्स एंड बटरफ्लाईज आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट था, पर क्योंकि उनको सेम कंडीशंस को बेयर करना था, तो उनका क्या सेम हो गया? उनका फंक्शन सेम हो गया। ठीक है। So the wings of eagles, bats and butterflies are used for flying, but structurally they are different. और ये different structures converge for the same function of flying, leading to convergent evolution. तो हमें क्या बताना चाह रहा है कि हमारे पास structures तो different था, पर जो हमारे पास functions है वो सेम हुआ, क्योंकि हमारे पास environment सेम है। So different structures कन्वर्ज हुआ फॉर द सेम फंक्शन एंड इट लेड टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। तो ये है हमारे पास किसका मतलब, गिव एन एग्जांपल फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमने दिया एग्जांपल कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ विंग्स रहते हैं, पर अल्टीमेटली अगर मेन एम इज फ्लाइंग, तो द कॉमन फंक्शन विच दे विल परफॉर्म इज फ्लाइंग ओनली। ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम आते हैं, हाउ डू वी कंप्यूट द एज ऑफ अ फॉसिल। अब बोल रहा है कि आपके पास फॉसिल्स हैं, आप उनकी एज कैसे कंप्यूट करेंगे। तो अभी तक हमने ट्रीज की एज कंप्यूट कर ली, तो अब हमें फॉसिल के बारे में बताना है कि आप फॉसिल की एज को कैसे कंप्यूट करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं यहाँ पे, रिलेटिव डेटिंग और कार्बन डेटिंग। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमें फॉसिल्स की एज को कंप्यूट करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? हम रिलेटिव डेटिंग कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेटिंग में हमें क्या करना रहता है? रिलेटिव डेटिंग में, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, द ओल्डर फॉसिल्स आर फाउंड इन डीपर लेयर स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ एंड द रिलेटिवली यंगर वंस आर फाउंड ऑन द सर्फेस। तो आप खुद ही सोचिए कि जो सबसे ओल्ड होगा वो उतना ही जमीन के उतना ही अंदर होगा, और जो सबसे नया होगा वो उतना ही ऊपर होगा। सो बाय ऑब्जर्विंग द लेयर ऑफ अर्थ इन विच द फॉसिल इज प्रेजेंट, द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल कैन बी फाउंड आउट। ठीक है। तो हमें अर्थ के लेयर्स तो पता है, तो पहले ये बरी हुआ होगा, उसके बाद ये आया होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो जितना नीचे है जमीन के अंदर वो उतना पुराना है। सबसे नीचे ओल्डर फॉसिल्स होंगे, ऊपर यंगर फॉसिल्स होंगे। तो हमें ये तो नहीं पता कौन ओल्ड है कौन कौन यंग है, पर हमें लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में पता है कि हम इस लेयर से निकालेंगे तो हमें सबसे ओल्डर मिलेंगे, जो हम इस लेयर से निकालेंगे तो हमें यंगर फॉसिल्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा था पहला मेथड, दैट इज रिलेटिव डेटिंग। ठीक है। तो रिलेटिव यानी एक दूसरे के रिलेशन में हमने देखा, ऊपर नीचे के रिलेशन में, कि कौन सा ओल्डर है एंड कौन सा नया है। देन कम्स दूसरा, कार्बन डेटिंग। ठीक है। तो अब कार्बन डेटिंग क्या है? तो जो कार्बन 14 होता है, दैट इज अ रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन प्रेजेंट नेचुरली इन द एटमोस्फेयर अलॉन्ग विथ कार्बन 12। ठीक है। तो जो कार्बन 14, कार्बन जनरली 12 एटॉमिक नंबर वाला होता है, पर कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप है, दैट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ कार्बन 12। एंड दिस कार्बन 14 जो है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो जो कार्बन 14 होता है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कार्बन 14 देखने को मिलता है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो ये कार्बन 14 जो है वो डीके होता है। ठीक है। एंड इट डीकेज एट अ कांस्टेंट एंड मेजरेबल रेट। एक कांस्टेंट एंड मेजरेबल रेट पे ये कार्बन 14 डीके होगा। Measuring the amount of carbon 14 in the fossil can provide an accurate age of the fossil, as the half life of carbon 14 is 5700 years। ठीक है। तो ये इसका डीके रेट जो है, इट इज अ कांस्टेंट एंड मेजरेबल।
सो आप क्या करेंगे कि आप कार्बन 14 के अमाउंट को मेजर करेंगे फॉसिल में, और उससे आपको क्या पता चलेगा कि कितना कार्बन 14 जो है डीके हुआ है, कितना अमाउंट बचा है और कितना डीके हुआ है। और उसका हाफ लाइफ हमें पता है कि हाफ कि हाफ लाइफ 5700 ईयर्स है। तो इस डेटा के बेसिस पे, हाफ लाइफ के डेटा के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कंप्यूट कर सकते हैं कि उस फॉसिल की एज कितनी होगी। सो हमें हाफ लाइफ पता है और हम क्या करेंगे, अमाउंट मेजर कर लेंगे कार्बन 14 का। तो इससे हमें जो एज ऑफ द फॉसिल है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन फॉर अडेप्टिव रेडिएशन? ठीक है, सो अडेप्टिव रेडिएशन जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको कौन सी इम्पोर्टेंट प्री रेक्विजिट चाहिए या प्री कंडीशन चाहिए ताकि हमारे पास जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो अडेप्टिव रेडिएशन है, व्हाट इज दैट? अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? अडेप्टिव एंड रेडिएशन, सो अडेप्ट करना है कहीं ना कहीं। सो द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड बाय अडेप्टिंग टू इट्स इन्वायरमेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो आप एक कॉमन एंसेस्टर है वो किसी नई जगह पे गया और वहां से उससे न्यू स्पीसीज इवॉल्व हुई क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट हुआ। सो अडेप्टिंग हुआ टू इट्स इन्वायरमेंट एंड उसके वजह से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, तो हम उसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो जो अडेप्टिव रेडिएशन है इन फिंचेस, हमें प्री रिक्विजिट देना है, तो हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ड्यू टू एन एनवायरमेंटल इवेंट सम ऑफ दीज एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग फिंचेस वर कैरीड अलोंग विद द स्ट्रॉन्ग विंड टू द गैलापागोस आइलैंड। तो ठीक है, गैलापागोस आइलैंड एक आइलैंड है, उस पे क्या हुआ, विंड के वजह से या कोई भी कंडीशंस आप ले लो, उसके वजह से सीड ईटिंग फिंचेस वहां पहुंच गई गैलापागोस आइलैंड आइलैंड ठीक है, और अब वो गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस पहुंच गई और अब वो वहां से कहीं नहीं जा सकती। दे कैन नॉट गो बैक टू द मेनलैंड, और कहीं भी नहीं जा सकती, उन्हें उसी गैलापागोस आइलैंड पे रहना ही पड़ेगा। सो उन्होंने क्या किया इन फिंचेस ने, दे ऑक्यूपाइड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द आइलैंड एंड देयर बीक्स अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अवेलेबल इन देयर ज्योग्राफिकल रीजन। तो एक हमारी बहुत सारी फिंचेस थी, तो उन्होंने अलग अलग जगह पे वो चले गए। अब अलग अलग जगह पे वो जाएंगे तो उनको अलग अलग इन्वायरमेंट से अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने अलग अलग इन्वायरमेंट्स के साथ अडेप्ट किया, और उसके वजह से क्या हुआ, उनका जो ये जो फिंचेस हैं, इनकी जो बीक्स थी, उनका शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, और इसके वजह से क्या हुआ, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिंचेस अराइज हो गई फ्रॉम from the lot of finches that went to the Galapagos Island. So this gave rise to different finch का species. तो क्या हुआ, कुछ finches गलती से किसी आइलैंड पे चली गई और वहां से निकल नहीं पाई, और पर इस आइलैंड के डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फेस करके many species arise from this single species. तो इसी को हम बोलते हैं adaptive radiation, that is इवोल्यूशन हैपनिंग बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन टू अ न्यू इन्वायरमेंट। तो इसके लिए प्री कंडीशन क्या चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और बैरियर इज अ प्री कंडीशन फॉर अडेप्टिव रेडिएशन। तो आप ही सोचिए कि अगर ये फिंचेस वापस जा सकते अपने अपने लैंड पे, तो क्या ये अडेप्टिव रेडिएशन होता? तो नहीं होता। तो हमें क्या चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन चाहिए कि वो जहाँ है वो वहां से कहीं जा ना पाए, तो ही वो इवोल्यूशन हो पाएगा, वरना इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। अगर वो वापस जा पाती तो भी हमारा इवोल्यूशन नहीं होता। तो इसीलिए जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, दैट इज अ बैरियर, और बैरियर इज अ प्री कंडीशन फॉर अडेप्टिव रेडिएशन। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू वी कंप्यूट द एज ऑफ अ रॉक? तो आप रॉक की एज को कैसे कंप्यूट करेंगे? सो हम रॉक, अब हमने क्या क्या देख लिया था,
ट्री की एज को कंप्यूट करना, फॉसिल की एज को कंप्यूट करना, वैसे ही हम रॉक की एज को कैसे, फॉसिल भी तो रॉक के अंदर ही रहता है, सो हम कार्बन डेटिंग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। सो कार्बन डेटिंग मेथड यूजेस द रेडियो एक्टिव मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स। तो जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हमें रॉक्स में मिलते हैं, उसको यूज करके हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। अब हम कार्बन डेटिंग में करेंगे क्या? सो जो कार्बन 14 है, हमें पता है दैट इट डिकेज एट अ कांस्टेंट एंड मेजरेबल रेट। तो हम इस रेट को मेजर कर सकते हैं, द डीके ऑफ कार्बन 14, और जितना अमाउंट प्रेजेंट है उस रॉक में हम वो पता करेंगे। और हमें इसकी हाफ लाइफ पता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर देखी थी कि 5700 ईयर्स जो है इसकी हाफ लाइफ है। ठीक है। So by measuring the ratio between the parent isotope and the daughter isotope, the stage of the specimen can be determined. The age of the specimen can be determined. तो हम क्या करेंगे? रेशियो मेजर करेंगे between parent isotope and the daughter isotope, and उससे हमें जो है एज ऑफ द स्पेसिमेन वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे? एज ऑफ द रॉक को कंप्यूट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वी टॉक ऑफ फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स, एग्जाम्पल प्रोटीन्स एज एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, रिसेप्टर्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। टुवर्ड्स व्हाट आर दे इवॉल्विंग? सो ये फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स किस चीज की तरफ इवॉल्व कर रहे हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू केमिकल इवोल्यूशन, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो हमने देखा था कि अर्थ पे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, कि कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनके मिलने से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, एंड फाइनली उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने ही और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने लाइफ को द ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट किया। सो अकॉर्डिंग टू केमिकल इवोल्यूशन, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ से आए हैं? दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम स्मॉलर और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक अर्थ कंडीशंस। ठीक है, सो अमाइनो एसिड से आए हैं प्रोटीन्स, फैटी एसिड से आए लिपिड्स, देन न्यूक्लियोटाइड से बनता है आरएनए एंड डीएनए। नाउ अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो किसकी तरफ इवॉल्व कर रहे हैं? सो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, अब हमें पता है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो किसकी तरफ इवॉल्व कर रहे हैं? तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है कि इट स्टेट्स दैट दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स formed were self-sustaining non-cellular units and were the precursor for the first cell that was formed. तो जो फर्स्ट सेल फॉर्म हुई थी उसके प्रीकर्सर हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की हमारे पास इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो कि हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, और वही मैक्रोमोलिक्यूल्स विल गिव राइज टू ऑल द लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उससे वो हमारे बॉडी में वो हमारे बॉडी का कंपोनेंट होंगे, लिपिड्स कंपोनेंट होंगे, आरएनए कंपोनेंट होगा। सो दे वर द प्रीकर्सर फॉर द फर्स्ट सेल फॉर्म। तो ये जो नॉन सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, नॉन सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे? वो मिलके हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म यानी फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन अ सर्टेन पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप्स इज एज फॉलोज। कैपिटल बी हमारा 22% है, कैपिटल बी स्मॉल बी 62% है, एंड स्मॉल बी हमारे पास 16% है।
What is the likely frequency of capital B and small b alleles? तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है कैपिटल बी और स्मॉल बी एलील्स की। सो सबसे पहले जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डोमिनेंट एलील है और जो रिसेसिव एलील है, आप वो तो हमारे पास यहाँ पे भी प्रेजेंट है, होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी। देयरफॉर द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इन द गिवन जीनोटाइप्स will be the summation of the frequency of allele in the homozygous condition and half the frequency in the heterozygous conditions। ठीक है, तो अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे तो उसमें आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? एक तो इसका पार्ट ऐड करना पड़ेगा और एक हाफ इसका भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी तो है ये, तो हमें हाफ 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 उसका लेना पड़ेगा और इसका तो खैर है ही पूरा। ठीक है, तो कंसिडरिंग अ हेटेरोजाइगस कंडीशन विल हैव हाफ द नंबर ऑफ डोमिनेंट एंड हाफ द नंबर ऑफ रिसेसिव एलील्स। तो हमें यहाँ से तो दिख ही रहा है कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे हमें दिख रही है, वहां पे हाफ जो है डोमिनेंट एलील्स होंगे एंड हाफ रिसेसिव एलील्स होंगे। तो हमें इसका भी ऐड करना पड़ेगा एंड हाफ ऑफ इसका भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील बी अगर आप निकालना चाहते हैं कैपिटल बी की, सो इट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बी प्लस हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। वैसे ही अगर आप छोटे बी के निकालना चाहते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, तो ये दोनों को आप ऐड करेंगे तब जाके आपकी फ्रीक्वेंसी जो है निकलेगी। तो अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल कैपिटल बी 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 है दैट इज 22 एंड यहाँ पे बी बी की है 62 एंड स्मॉल बी की है 16। नाउ इफ वी वांट टू सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट, तो हमें कैपिटल बी की जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा 22 प्लस हाफ ऑफ 62 दैट इज 22 प्लस 31 is equal to 53%, and the frequency of allele B, जो छोटा b है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 16 प्लस 31 दैट इज 47%। यानी टोटल हो जाएगा हमारे पास इसका 53% एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल b का 47%। ठीक है, तो हमें कैसे करना है इन क्वेश्चंस को अप्रोच, कि हम क्या करेंगे कि पहले हम जो कैपिटल बी वाले है उसका पूरा लेंगे 22% एंड हाफ लेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन का। वैसे ही अगर हमें स्मॉल बी बी की निकालनी है तो 16% पूरा लेंगे एंड हाफ किसका लेंगे, हाफ लेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन का। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, लाइकली फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अमंग द 5 फैक्टर्स that are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium, 3 factors are gene flow, genetic drift, genetic recombination. What are the other 2 factors? तो जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम है उसमें 3 फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं वो दिए हुए हैं, हमें 2 और फैक्टर्स बताने हैं। सो जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। So the Hardy-Weinberg principle states that allelic and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences. अब आपके पास एक पॉपुलेशन है उसमें कुछ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है ना हमेशा कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ in the absence of other evolutionary influences। अगर कोई भी और evolutionary influences नहीं है तो हमारे पास जो frequencies of population है that will remain constant। तो 5 factors हैं which are known to affect the Hardy-Weinberg equilibrium। तो वो हमारे पास क्या क्या है, gene flow, genetic drift और mutation।
जेनेटिक म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारे पास क्या क्या दिए रखा है, जीन फ्लो दिया हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट दिया हुआ है एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सो क्या क्या बचा, जेनेटिक म्यूटेशन बचा एंड नेचुरल सिलेक्शन बचा। ठीक है, तो हमारे पास दो अदर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो हमारे पास अब हमें देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। जीन फ्लो जो है, जीन फ्लो का क्या मतलब है, इट इज ऑल्सो नोन एज जीन माइग्रेशन, इज द ट्रांसफर ऑफ एलील्स और जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। Migration into or out of a population may be responsible for a marked change in allele frequencies, the proportion of members carrying a particular variant of a gene. तो सबसे पहला है हमारे पास जीन फ्लो। तो जीन फ्लो को हम और किस नाम से जानते हैं, जीन फ्लो को हम जानते हैं एज जीन माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एलील्स होता है और जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। तो ट्रांसफर हो रहा है जीन्स का फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। तो अगर ये होता है तो हमारे पास हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो एक्ट नहीं कर पाएगा। तो माइग्रेशन से क्या होगा, एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा और वो ही चेंज तो हम नहीं चाहते हैं। सो दैट वाज अबाउट जीन फ्लो। नाउ कमिंग टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम एलिलिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन वेरिएंट इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू चांस इवेंट्स। तो कोई चांस इवेंट हुआ, कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो गया एलील्स या जीन्स का, तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। Genetic recombination is the production of offspring with a combination of traits that differ from those found in either parent. So genetic recombination है कि recombination हो रहा है, genes का क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। So इससे हमें क्या मिलता है कि दोनों पेरेंट्स के से भी डिफरेंट ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जेनेटिक म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हमें पता है कि म्यूटेशन से क्या आएगा, वेरिएशन आएगा इन द स्पीसीज। और अगर स्पीसीज में वेरिएशन आएगा तो हमारा जीन पूल भी अफेक्ट होगा। और हम यही चाहते हैं कि जीन पूल अफेक्ट ना हो, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज हैं दे शुड रिमेन कांस्टेंट। और वही हमारे पास वही नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। देन नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारे दो और क्या थे, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो नेचुरल सिलेक्शन favors certain variations over others, resulting in an increase in allelic frequency of the favorable variations in the gene pool. तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या करता है कि हमारे पास जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसको प्रमोट करता है, यानी सर्टेन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को ही सिलेक्ट करता है। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो है हर जनरेशन में सेम नहीं हो पाएंगी, बिकॉज देर इज चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी। The reproduction is a natural process in all organisms, which as such does not affect Hardy-Weinberg equilibrium. It would be the genetic recombinations that arise from sexual reproduction that affect it. तो हमें याद रखना है कि कौन से 5 फैक्टर्स हैं। सो जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन है एंड हमारे पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। So these 5 factors will affect the Hardy-Weinberg principle और हमारा एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज करेंगे। और अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी तो जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो हमारा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट। तो हमारा फाउंडर इफेक्ट क्या है। सो फाउंडर इफेक्ट का क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। So genetic drift is the change in gene frequency by chance. हमने देखा था अभी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, चेंज हो जाती है जीन फ्रीक्वेंसी और एंड दिस चेंज इज बाय चांस। ठीक है, सो चेंज इन जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बाय चांस इज जो है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। अब हमें बताना है किसके बारे में, तो हमें बताना है
जो हमारा फाउंडर इफेक्ट है उसके बारे में। सो फाउंडर इफेक्ट जो है, इट अकर्स व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन separates from the main population and forms a new colony। ठीक है, तो हमारे पास एक पेरेंट पॉपुलेशन दे रखा है, तो आप देख सकते हैं ये पेरेंट पॉपुलेशन है हमारे पास। इसमें से कुछ लोग जो हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेपरेट हो गया एंड दे फॉर्म्ड अ न्यू कॉलोनी। तो इस न्यू कॉलोनी को हम बोलते हैं फाउंडर्स, एंड ये होता है हमारा फाउंडर इफेक्ट। और ये फाउंडर्स जो हैं अब नए स्पीसीज को राइज देंगे। तो यही है हमारा फाउंडर। फाउंडर से हमें क्या समझ में आ रहा है नाम से, कि कुछ किसी ने खोजा है, कि कुछ किसी ने फाइंड किया है, तो हम उसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो कुछ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन से सेपरेट हो गए और उन्होंने अपनी न्यू स्पीशीज बना ली, तो उसको हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में, अलॉन्ग विथ बॉटल नेक इफेक्ट। तो ये है हमारे पास बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ? हु अमंग ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस वाज मोर मैन लाइक। ठीक है, सो अब पूछ रहा है कि ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस में कौन सा ज्यादा मैन के जैसा था, यानी जो हमारा अभी का मैन है उसके जैसा, होमो सेपियंस के जैसा कौन था ज्यादा। ठीक है, तो रामापेथिकस जो है वो ज्यादा मैन लाइक था। क्यों? तो जो रामापेथिकस है, ही यूज्ड टू मूव ऑन हिज हाइंड लेग्स, started eating hard nuts and seeds, as well as had jaws and teeth comparable to humans। ठीक है, तो जो रामापेथिकस था वो अपने हाइंड लेग्स पे चलता था, हार्ड नट्स और सीड्स को खाता था, और उसके जो टीथ का पैटर्न था, जॉ एंड टीथ का पैटर्न, वो भी काफी हद तक ह्यूमंस के सिमिलर था। तो इसीलिए जो रामापिथिकस है उसको हम कहते हैं कि ये तो ज्यादा मैन के जैसा था, जैसा मैन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा इसका भी था। देन जो रामापिथिकस है, ही डिसेंडेड फ्रॉम ड्रायोपिथिकस। सो ड्रायोपेथिकस के बाद जो आया वो है रामापेथिकस। ठीक है, हु वाज थॉट टू बी द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स। तो जो ड्रायोपेथिकस है उसको हम समझते हैं कि वो ही हमारा कॉमन एंसेस्टर, किसका कॉमन एंसेस्टर था? तो ह्यूमंस एंड एप्स का मिला के वो ड्रायोपेथिकस जो है वो कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, तो रामापेथिकस कहाँ से आया है? तो रामापेथिकस तो ड्रायोपेथिकस से आया है, तो जाहिर सी बात है कि रामापेथिकस ही जो होगा वो ही मोर मैन लाइक होगा। ठीक है, देन अब हम देखते हैं थोड़ा सा ड्रायोपेथिकस के बारे में। सो ड्रायोपेथिकस क्या है? कॉमन एंसेस्टर था ह्यूमंस एंड एप्स का, and it is a subdivision of vanished primates from the mid-dead boundary of Europe। So vanished primates, जो primates वैनिश हो गए थे उनका सब डिविजन है ये ड्रायोपेथिकस। और जो ड्रायोपेथिकस है, दे आर द यूजुअल फोर बियर एंड प्राइमेट लाइक एक्सटेंट लेग्स एंड आर्म्स। तो ये चारों पैर पे चलते थे जो ड्रायोपेथिकस है, तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा मैन लाइक नहीं है, एंड उनका प्राइमेट लाइक एक्सटेंड लेग्स एंड आर्म्स था, ना कि हमारे पास जो कॉमन मैन है उसके जैसा नहीं था। सो रामापेथिकस वाज मोर मैन लाइक व्हेन कंपेयर्ड टू ड्रायोपेथिकस। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। बाय व्हाट लैटिन नेम द फर्स्ट होमिनिड वाज नोन। तो हमारे पास जो फर्स्ट होमिनिड है उसका क्या लैटिन नेम था, आप उसके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन हमें लैटिन नेम के बारे में पूछ रहा है। सो लैटिन में जो फर्स्ट होमिनिड था उसका नाम था होमो हैबिलिस। ठीक है, सो लैटिन में होमो का क्या मतलब होता है? होमो मीन्स ह्यूमन एंड हैबिलिस मीन्स हैंडी मैन। ठीक है, सो होमो हैबिलिस। अब होमो हैबिलिस इज द फर्स्ट नोन होमिनिड and bipedal locomotion with a cranial capacity of more than cc। Homo habilis was skillful at tool making। So जो Homo habilis था उसका bipedal locomotion था और cranial capacity अच्छी थी, and Homo habilis was
स्किलफुल एट टूल मेकिंग। तो ओवरऑल हमसे बस लैटिन नेम पूछ रहा है फर्स्ट होमिनिड का, तो हमें बस होमो हेबिलिस बताना है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं, बाइपीडल लोकोमोशन, स्किलफुल एट टूल मेकिंग, मोर मैन लाइक, मोर क्रेनियल कैपेसिटी एज कंपेयर टू द एंसेस्टर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट होमिनिड के का लैटिन नेम एंड जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। अमंग रामापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स एंड होमो हैबिलिस हु प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है मीट नहीं खाता था? सो होमो हैबिलिस जो है डिड नॉट ईट मीट ऑल्दो he could use tools. So conclusion is made based on the teeth pattern of Homo habilis. तो जो होमो हैबिलिस का टीथ पैटर्न है वो सजेस्ट करता है कि प्रोबेबली जो होमो हैबिलिस था वो मीट नहीं खाता था। सो ये हमने कैसे कंक्लूड किया? तो टीथ पैटर्न से कंक्लूड किया। बाकी जो रामापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स हैं उनके टीथ पैटर्न से पता चलता है कि वो मीट खाते होंगे, पर जो होमो हैबिलिस है वो मीट नहीं खाता था। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, लुइस पास्चर्स एक्सपेरिमेंट्स, इफ यू रिकॉल, प्रूव दैट लाइफ कैन अराइज फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कैन वी करेक्ट दिस एज लाइफ इवॉल्व्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट लाइफ, और otherwise we will never answer the question as to how the first forms of life arose. तो लुइस पास्चर ने क्या बोला था कि लुइस पास्चर ने बोला था कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो लाइफ तभी होगी अगर आपके पास आप प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, तभी हमारे पास जो लाइफ है वो अराइज कर सकती है। तो लुइस पास्चर जो है उसने क्या किया था, डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ने कहा था कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग फॉर्म से आती है। अब इसको तो लुइस पास्चर ने क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया, एंड स्टेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। अब लुइस पास्चर ने क्या बोलना स्टार्ट किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से आती है। ठीक है, बट हिज थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड। अब आप ही सोचिए कि अगर लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से आती है तो फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कहाँ से आया? तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? लुइस पास्चर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ इसके आगे? तो ओपैरिन हैल्डेन ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया दैट केमिकल इवोल्यूशन प्रिसीडेड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो जो लाइफ का फॉर्मेशन है उसको उसके पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, एंड देयर थ्योरी स्टेटेड दैट लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए जैसे आरएनए, प्रोटीन, और इस आरएनए और प्रोटीन्स के बाद हमारे पास जो न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं वो हमारे पास आए। सो न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो जो लुइस पास्चर ने कहा था कि लाइफ अराइजेस ओनली फ्रॉम किससे, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, वो हमें ये नहीं बता पाता कि पहला फॉर्म ऑफ लाइफ वो भी तो कहीं से आना चाहिए, तभी तो हमारे आगे के फॉर्म्स आएंगे। सो पहला फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में ही वो नहीं बता पाता है, जो है हमारे पास लुइस पास्चर की थ्योरी। तो इसीलिए हमने क्या किया, हाँ, ओपैरिन और हैल्डेन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एंड देन उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो कहाँ से आते हैं, एंड जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है वही हमारा फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को अराइज करवाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। और ये मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक्सेप्ट भी किया है कि लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर।
लेटर लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, तो पहला लाइफ फॉर्म तो हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से बना, और उसके बाद जो बाद के लाइफ फॉर्म्स आए वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आए। हाँ, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बाद के लाइफ फॉर्म्स प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से आए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द साइंटिस्ट्स बिलीव दैट इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल बट एक्सटिंक्शन part of evolutionary story are sudden and abrupt and also group specific. Comment whether a natural disaster can be the cause for extinction of species. अब हमसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कहते हैं कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है पर एक्सटिंक्शन एक चुटकी में हो जाता है, सडन एंड एब्रप्ट। ठीक है, so evolution is a slow and gradual process that occurs over several years, leading to the formation of complex organisms from simpler forms. ठीक है, तो इवोल्यूशन तो एक स्लो प्रोसेस है जो ईयर्स और ईयर्स तक चल रही है, सिंपल लाइफ फॉर्म से कॉम्प्लेक्स होते जा रही है। सो दैट इज इवोल्यूशन, कि बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल है एंड काफी सालों से चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन एक्सटिंक्शन जो है that happens due to the sudden change in environment of a species may allow for certain well adapted species to survive, whereas the older species may become extinct. अब आप ही सोचिए, एक सडन चेंज हुआ एनवायरनमेंट में तो कुछ स्पीसीज तो उस चेंज को क्या किए, सस्टेन कर पाए, पर दूसरे नहीं कर पाए तो उनको तो मरना पड़ेगा। सो दे विल हैव टू गेट एक्सटिंक्ट, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं उस एनवायरनमेंट में। और ये सडनली हुआ, सडन चेंज हुआ, ये ग्रेजुअली नहीं होगा, सडनली ही होगा। सडनली देयर इज अ चेंज एंड नाउ द स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो नेचुरल डिजास्टर, आप मानिए कि नेचुरल डिजास्टर आया कोई, जैसे हमारे पास कोई वॉल्केनिक इरप्शन आया, हरिकेन्स आए, फ्लड्स आए, साइक्लोन्स आए, they can decrease the population of species and the surviving population may evolve into a new species over the course of time. ठीक है, तो अब कोई डिजास्टर आया, कुछ भी आया, उससे हमारा मोटिव क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो पर्टिकुलर स्पीसीज जो हैं हमारे सर्वाइव कर पा रहे हैं वो तो सही है, वो हमारे टिक जाएंगे, पर जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। सो thus it can be said natural disaster can be one of the cause for extinction of a species. ठीक है, तो अभी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है इन्वायरमेंट पे, तो कुछ स्पीसीज एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी तो वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो रहा हो। सो नेचुरल डिजास्टर इज वन ऑफ द रीजंस, हम कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द रीजंस that species are getting extinct. So it can be the cause for the extinction of a species. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Why is nascent oxygen supported to be toxic to aerobic life forms? So हमें पता है कि aerobic life forms अगर हैं, so उनको तो ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। एरोबिक मतलब ही है कि ऑक्सीजन चाहिए, पर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में। सो नेसेंट ऑक्सीजन अगर है हमारे पास, सो इट कैन बी टॉक्सिक टू एरोबिक लाइफ फॉर्म्स। कैसे टॉक्सिक होगा हमें वो देखना है। सो nascent oxygen is an atom of oxygen, so it is only O. जनरली O2 के फॉर्म में होता है, पर सिर्फ O अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। सो ये जो O है, सिंगल O, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it is highly reactive and can combine with DNA causing mutations resulting in disruption of physiological reactions of the cell. तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है दैट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाईली रिएक्टिव भी है। क्या करेगा, जाके डीएनए से रिएक्ट करने लगेगा और म्यूटेशन कॉज करवा देगा, और इससे क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल जो है उसमें डिसरप्शन आएगा। सो डिसरप्शन आएगा तो डीएनए से अगर इंटरैक्ट कुछ भी करता है
सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी हाईली डेंजरस। हम कह सकते हैं कि डीएनए से इंटरैक्ट कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है। म्यूटेशन अगर हो गया तो सारा सारा जो है मशीनरी है वो केओटिक हो जाएगा, एंड उससे क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल में डिसरप्शन आएगा। सो जो इसीलिए जो नेसेंट ऑक्सीजन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी टॉक्सिक टू एरोबिक लाइफ फॉर्म्स। Then comes question number 4. While creation and presence of variation is directionless, natural selection is directional as it is in the context of adaptation. Comment. ठीक है, तो अब हमारे पास वेरिएशन जो है वो डायरेक्शनलेस होता है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डायरेक्शनल होता है। तो हमें बताना है कि क्या ऐसा क्यों है। ठीक है, कमेंट करना है इसके ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, सो जो वेरिएशन होता है दैट अकर्स रैंडमली एंड इट कैन अकर इन एनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो वेरिएशन रैंडमली किसी भी सेल के अंदर हो सकता है, एंड द फेनोमेनन इट अकर्स इज नोन एज म्यूटेशन एंड वेरिएशन अकर्स स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, जो म्यूटेशन और वेरिएशन होता है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं एंड डायरेक्शनलेस होते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, किसी भी सेल के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो जो वेरिएशंस हैं वो डायरेक्शनलेस होते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी सेल में कभी भी हो सकते हैं और इनका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, जबकि हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है वो हमारे पास डायरेक्शनल होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स के पास एडवांटेज होगी ऑफ द वेरिएशन विच इज नॉट शोन बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे दे विल बी बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। उनके पास कुछ सिलेक्टेड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो दिस विल रिमूव द वेरिएशन विच इज नॉट सुटेबल टू द एनवायरनमेंट एंड हेंस मेकिंग इट डायरेक्शनल। सो हमारे पास जो वेरिएशंस जो इन्वायरमेंट को सूट नहीं करते एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो रिमूव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल सिलेक्शन, एंड इसी वजह से हम इस नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को डायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वही सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द इवोल्यूशनरी स्टोरी ऑफ मॉथ्स इन इंग्लैंड during industrialization reveals that evolution is apparently reversible. Clarify this statement. So हमें बताना है evolutionary story of moths in England. तो क्या हुआ था कि before industrialization the pollution in England was less, thus the bark of tree was light colored. Biston betullaria has two strains, light colored and melanic or dark stain. तो जो बिस्टन बिट्यूलेरिया एक मॉथ है इंग्लैंड में, उसका 2 स्ट्रेन्स था, पहला तो लाइट कलर्ड और दूसरा डार्क कलर्ड। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इंग्लैंड का पॉल्यूशन कम था, तो जो बार्क ऑफ ट्री था वो लाइट कलर्ड था और डार्क स्ट्रेन वाज क्लियरली विजिबल ऑन द लाइट कलर्ड बार्क टू द प्रेडेटर्स देन द लाइट कलर्ड मॉथ। ठीक है, thus the dark strain variation was unfavorable in this situation and they decreased in number. The nature favored the light colored moths and they evolved. तो अब आप ही सोचिए, अगर पॉल्यूशन कम है और जो बार्क है वो लाइट कलर्ड है, तो हम हमारे मॉथ में क्या किया, तो हमारा मॉथ भी लाइट कलर्ड, ताकि वो क्या कर सके, उस अपने बैकग्राउंड से केमोफ्लेज कर सके और उसका सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लाइट कलर्ड के मॉथ्स हैं वो इवॉल्व हुए, क्योंकि हमें लाइट कलर ही चाहिए दैट कैन मैच द लाइट कलर ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारा स्मोक और सूट का प्रोडक्शन हुआ जो हमारे ट्रीज के बार्क को कवर कर लिया। तो पहले जो लाइट कलर्ड बार्क था अब वो डार्क कलर्ड हो गया, तो अब हमें तो डार्क कलर्ड बार्क नहीं चाहिए, डार्क कलर्ड बार्क तो मॉथ को नहीं चाहिए था। तो अब पहले जो व्हाइट मॉथ था अब वो क्या होने लगा, धीरे धीरे ब्लैक होने लगा। Thus the dark strain moth multiplied and evolved. ठीक है,
सो अब जहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पे डार्क कलर वाले मॉथ्स का इवोल्यूशन होने लगा, क्योंकि अब लाइट कलर वाले उतने बेटर वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो अब डार्क कलर वालों ने इवॉल्व करना शुरू कर दिया। कौन से रीजन्स हैं जो अफेक्ट नहीं हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से? द लाइट colored strain was predominant in areas with no industrialization. The purpose of evolution is survival, which can be apparently reversed based on the change in the microhabitat of the species. So अब आप देखिए कि यहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे लाइट से डार्क कलर्ड बन गया, और यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो अभी भी व्हाइट कलर्ड ही है। यानी अगर जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे हमारा जो मॉथ का कलर है वो चेंज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है दैट इज एपरेंटली रिवर्सिबल। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी, सो जो हमारा इवोल्यूशन है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो भी चेंज हो जाएगा। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार इवोल्यूशन हो गया तो अब वो चेंज नहीं हो सकता। सो इवोल्यूशन इज एपरेंटली रिवर्सिबल। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। Comment on the statement that evolution and natural selection are end results or consequences of some other processes, but themselves are not processes. ठीक है, तो जो इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन है वो खुद में एक प्रोसेस नहीं है, हमें ये बताना है। सो इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड और a species advance over time. This occurs by the change of the environment influencing evolution to occur to make an individual more suitable. ठीक है, तो इवोल्यूशन जो है ओवर टाइम होता है, जिसमें न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और कोई स्पीसीज ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है तो उसका एडवांसमेंट होता है। सो ये क्या क्यों होता है? बाय द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट होता है टू मेक द इंडिविजुअल मोर सुटेबल। तो इन्वायरमेंट चेंज होती है और उससे जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा सुटेबल बनता है। This change or process is a result of natural selection, where again, due to changes in the environmental conditions, species that are best suited are the fittest to survive, to thrive. अब natural selection क्या है? It is a change or process। उसमें क्या होता है कि जो स्पीशीज बेस्ट सूटेड हैं, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, कि जो सबसे ज्यादा फिट है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, वो ही हमारी सिलेक्ट होती हैं। इसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। सो जो ये दोनों फेनोमेना है, दे आकर ड्यू टू अ कॉमन फैक्टर, एंड वो कॉमन फैक्टर है चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन that results in natural selection, finally causing evolution over a period of time. तो हमारे पास natural selection होता है जो finally it causes evolution over a period of time. But the main thing, जो main factor है, that is change in environmental conditions, और इसी के वजह से सब कुछ हो रहा है, भले ही वो evolution हो या natural selection हो। The main thing will be change in environmental conditions। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग एलील फ्रीक्वेंसी। तो हमने 5 देखे थे, ये 5 आपको याद ही होंगे: जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें से कोई भी 3 को एक्सप्लेन करना है। सो हम म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट को देखेंगे। सो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज सडन डायरेक्शनलेस चेंजेस, इनहेरिटेबल होते हैं ये। डिलीशन और एडिशन ऑफ द एलील्स कॉज अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहाँ पर कुछ भी डिलीशन हो गया, मान लीजिए इसका डिलीशन हो गया, तो वो हमारा म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन से क्या होगा? सडन चेंजेस होगा इन द डीएनए, एंड व्हिच इज इनहेरिटेबल आल्सो, इनहेरिट भी हो सकता है वो। देन recombination is genetic exchange between homologous chromosomes that can place during meiosis, and it results in new combination of genes in the gametes. तो जेनेटिक एक्सचेंज जब होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, जिससे हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं विद वेरिएशंस।
और इस रिकॉम्बिनेशन से भी जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है, इक्विलिब्रियम है, वो हमारा अफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए हमारा एक बीटल है विथ लार्ज स्पॉट्स, उसने हम उसको हमने क्रॉस किया विथ अ बीटल विथ स्मॉल स्पॉट्स, तो हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है विथ बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्पॉट्स। तो यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन मिल गया। सो एलील फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी हमारी डिस्टर्ब हो गई, जिससे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल हमारा इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो गया। And then comes genetic drift. So genetic drift is the change in gene frequency by chance. टू एग्जाम्पल्स क्या था, बॉटल नेक एंड फाउंडर। तो हमने फाउंडर देखा था कि सर्वाइविंग पॉपुलेशन से न्यू पॉपुलेशन बनता है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, तो ये था हमारा फाउंडर्स इफेक्ट। हमें एक और बॉटल नेक इफेक्ट देखना है कि देयर इज डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स कॉजिंग लॉस ऑफ जीन्स। तो ठीक है, बॉटल नेक इवेंट हुआ तो इतनी हमारी बच्ची कुची पॉपुलेशन रह गई। नाउ जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है दैट विल गिव राइज टू न्यू पॉपुलेशन। सो बॉटल नेक इफेक्ट मतलब कि हमारे पास पॉपुलेशन का कंस्ट्रिक्शन हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ ऐसा इवेंट हो गया, और उसके बाद हमारा जो सर्वाइव, मान लीजिए ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, तो उसने क्या किया, उसने न्यू पॉपुलेशन को राइज दिया बाय इवोल्यूशन। सो दैट इज बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, तो थ्री फैक्टर्स में हमने क्या क्या देखा, म्यूटेशन देखा, रिकॉम्बिनेशन देखा एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा, जिसमें हमने बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट को देखा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास कितने क्वेश्चन बचते हैं, 5 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी हमने आज पढ़ा आप उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और ये आगे भी हमें आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।